अपने हैं लहरें। नमस्ते और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज हम भारत के आर्थिक इतिहास के एक ऐसे बहुत ही नाटकीय मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी। साल 1991 का वो संकट, वो वक्त जब हालात इतने इतने बिगड़ गए थे कि भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। जी बिल्कुल। एक ऐसा समय जिसे शायद ही कोई भूल पाए। हाँ, और हमारे पास कुछ कह सकते हैं उस जमाने के दस्तावेज और रिपोर्ट्स हैं। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि इनके जरिए समझें कि आखिर आखिर ये नौबत आई क्यों। सही बात है। क्या कारण थे कि हमें ये कदम उठाना पड़ा? सोचिए, जुलाई 1991 आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक 67 टन सोना 67 टन, ये बहुत बड़ी मात्रा है। 67 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास भेजा गया हवाई जहाज से, ताकि कर्ज मिल सके। जी, $2.2 बिलियन का आपातकालीन कर्ज। अविश्वसनीय लगता है आज सुनने में। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं, परत दर परत। जरूर। तो शुरुआत कहाँ से करें? ये संकट, जैसा आपने कहा, एक दिन में तो आया नहीं होगा। 80 के दशक के आखिर में क्या सुलग रहा था? बिल्कुल सही सवाल। ये संकट कई सालों से पनप रहा था। देखिए, 1980 के दशक के अंत तक आते आते भारत एक गंभीर भुगतान संतुलन, जिसे अंग्रेजी में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या बीओपी कहते हैं, उस संकट का सामना कर रहा था। अच्छा, बीओपी संकट। हाँ, आसान शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा है, देश जितना विदेशी मुद्रा कमा रहा था उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहा था। आयात ज्यादा, निर्यात कम, और विदेशी देनदारियां बढ़ती जा रही थीं। और इसकी वजह? इसकी मुख्य वजहें थीं सरकार का जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना और उससे भी ज्यादा खर्च करना। वित्तीय अनुशासन की कमी कह सकते हैं। और हालात इतने बिगड़ गए थे कि 1990-91 तक जो चालू खाता घाटा है, करंट अकाउंट डेफिसिट या कैड, हाँ, कैड, वो देश की कुल आय यानी जीडीपी का 3.5% तक पहुंच गया था। 3.5%। ये तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत ज्यादा है ना? जी हाँ, बहुत ज्यादा। इसने हमारी विदेशी देनदारियों को चुकाने की क्षमता पर मतलब एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया था। तो जरा आंकड़ों पर नजर डालें, स्थिति असल में कितनी खराब थी। क्योंकि आंकड़े ही वो आईना दिखाते हैं कि सोना गिरवी रखने की नौबत आखिर आई क्यों। आंकड़े वाकई चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, हमारा व्यापार घाटा यानी आयात निर्यात का अंतर, वो 89-90 में था 12,400 करोड़ रुपए। ठीक है। अगले ही साल 1991 में ये बढ़कर हो गया 16,900 करोड़ रुपए। काफी तेजी से बढ़ा ये तो। हाँ, और इसी तरह चालू खाता घाटा सीएडी, वो 11,350 करोड़ रुपए से बढ़कर 17,350 करोड़ रुपए हो गया एक ही साल में। और जीडीपी के अनुपात में? जीडीपी के अनुपात में ये 2.3% से बढ़कर 3.1% हो गया। ये एक तरह से खतरे की घंटी थी। यानी हम लगातार विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च कर रहे थे और कमा कम रहे थे, और सरकार के अपने खर्चे, राजकोषीय घाटा जिसे कहते हैं। हाँ, वो एक और बड़ी चिंता का सबब था। सरकार का राजकोषीय घाटा मतलब सरकार की आमदनी और खर्च का फासला, वो जीडीपी के 7% से भी ज्यादा हो गया था। 7% से ज्यादा? जी, तुलना के लिए सोचिए, 80 के दशक की शुरुआत में ये 6% था और 70 के दशक में तो सिर्फ 4% के आसपास। तो ये साफ दिखाता है कि सरकारी खर्चों पर कोई लगाम नहीं थी। बिल्कुल, एक तरह की वित्तीय अनुशासनहीनता थी जो बढ़ती जा रही थी। और इसका सबसे सीधा असर कहाँ पड़ा होगा? मेरे ख्याल से विदेशी मुद्रा भंडार पर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वही सबसे कह सकते हैं डरावना पहलू था। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो तेजी से पिघल रहा था। कितना? दिसंबर 1990 में हमारे पास थे 5,277 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा। एक साल बाद दिसंबर 1990 में ये गिरकर रह गए सिर्फ 2,152 करोड़। आधे से भी कम। हाँ, और जनवरी 1991 तक हालत ये थी कि हमारे पास मुश्किल से $1.2 बिलियन बचे थे। $1.2 बिलियन। सुनने में तो ये भी बड़ी रकम लगती है, लेकिन एक देश चलाने के लिए ये नाकाफी था। इसका मतलब था कि हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते, जी हाँ, सिर्फ 3 हफ्ते का जरूरी सामान जैसे पेट्रोल, दवाइयाँ, मशीनें, ये सब आयात करने लायक पैसा बचा था। सिर्फ 3 हफ्ते?
ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। बहुत ज्यादा। सोचिए किसी घर का बजट अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। और मई से जुलाई 1991 के बीच ये भंडार 2,500 करोड़ से 3,300 करोड़ के बीच ही झूलता रहा। बहुत ही कमजोर स्थिति थी। और यही वो वजह बनी कि सोना गिरवी रखना पड़ा। जी हाँ, यही कम भंडार थे जो आखिरकार हमें उस फैसले तक ले गए। ये तो वाकई एक भयानक तस्वीर है। आयात के लिए सिर्फ 3 हफ्ते के पैसे। और अर्थव्यवस्था के दूसरे मोर्चों का क्या हाल था, जैसे महंगाई, विकास दर? वहां भी कोई अच्छी खबर नहीं थी। महंगाई दर, इन्फ्लेशन, वो 89-90 में 7.5% थी, 90-91 में 10% हो गई और अगले साल 91-92 में 13% को भी पार कर गई। 13%? आम आदमी की तो कमर टूट गई होगी। बिल्कुल। और देश की आर्थिक विकास दर, जीडीपी ग्रोथ, वो भी धीमी पड़ गई। 6.5% से गिरकर 5.5% पर आ गई। उद्योगों की रफ्तार पर भी असर पड़ा। तो ये तो साफ है कि अर्थव्यवस्था चौतरफा दबाव में थी। घाटे बढ़ रहे थे, विदेशी मुद्रा घट रही थी, महंगाई आसमान छू रही थी, विकास धीमा हो रहा था। पर सवाल वही है, ऐसा हुआ क्यों? कौन से वो बड़े कारण थे जिन्होंने भारत को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया? जरा इन कारणों को खोलते हैं, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये कई चीजों का, कह सकते हैं, मिला जुला असर था। एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म। परफेक्ट स्टॉर्म, ठीक है। तो पहला कारण? पहला बड़ा झटका था सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन, इसका भारत पर क्या असर पड़ा? देखिए, आज शायद ये उतना बड़ा न लगे, लेकिन 80 के दशक तक सोवियत ब्लॉक के देशों के साथ हमारा बहुत ज्यादा व्यापार होता था। और ये व्यापार रुपए में होता था, जिसे रुपी ट्रेड कहते थे। अच्छा, रुपए में व्यापार, मतलब डॉलर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती थी? जी नहीं, इससे हमें बहुत विदेशी मुद्रा बचती थी। लेकिन जब सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश बिखरने लगे 1991 में, तो ये रुपया व्यापार के समझौते अचानक खत्म हो गए। ओह, तो इसका मतलब हुआ कि अब हमें व्यापार के लिए ज्यादा डॉलर चाहिए थे? बिल्कुल। एक तो डॉलर की जरूरत बढ़ गई और दूसरा, हमारे निर्यात का एक बड़ा बाजार, वो भी कमजोर पड़ गया या खत्म हो गया। आंकड़े देखें तो पूर्वी यूरोप को जो हमारा निर्यात कुल निर्यात का 22% से ज्यादा था 1980 में, हाँ, वो 1991-92 तक गिरकर सिर्फ 11% रह गया। आधा हो गया लगभग। तो एक तरफ से विदेशी मुद्रा बचाने का जरिया बंद हुआ, और उसी दौरान खाड़ी में भी तो कुछ बड़ा चल रहा था। अगस्त 1990, इराक कुवैत युद्ध। हाँ, वो था दूसरा बड़ा झटका। खाड़ी संकट, इसने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। कैसे? युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें वो आसमान छूने लगीं। जुलाई 1990 में जो तेल $15 प्रति बैरल था, वो अक्टूबर 1990 तक $35 प्रति बैरल पहुंच गया। 2 गुने से भी ज्यादा? जी हाँ। और इराक और कुवैत, ये दोनों हमारे तेल आयात के बड़े स्रोत थे। युद्ध के कारण हमें खुले बाजार से, स्पॉट मार्केट से बहुत महंगे दाम पर तेल खरीदना पड़ा। तो तेल का बिल बहुत बढ़ गया होगा? बहुत ज्यादा। 1990-91 में हमारा तेल आयात का बिल पिछले साल के मुकाबले लगभग 60% बढ़ गया। 60%? सिर्फ तेल पर। हाँ। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि तेल आयात पर जो हमारा मासिक खर्च पहले औसतन $287 मिलियन था, वो युद्ध के बाद के 6 महीनों में बढ़कर औसतन $671 मिलियन प्रति माह हो गया। बाप रे। तो एक तरफ रुपया वाला व्यापार खत्म होने से डॉलर की जरूरत बढ़ी, दूसरी तरफ तेल इतना महंगा हो गया कि डॉलर का खर्च आसमान छू गया। ये तो दोहरी मार पड़ गई। एकदम सही, दोहरी मार। और क्या दुनिया में भी कुछ ऐसा हो रहा था जिसका असर हम पर पड़ा? आपने वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात की थी। हाँ, वो तीसरा कारक था। हमारे जो मुख्य व्यापारिक भागीदार देश थे, उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाएं धीमी पड़ रही थीं। मतलब दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती का माहौल था। अच्छा। वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर जो 1988 में 4.5% थी, वो 1991 तक गिरकर सिर्फ 2.25% रह गई थी। अमेरिका, जो हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट था, हाँ, अमेरिका, उसकी अर्थव्यवस्था 1988 में 3.9% की दर से बढ़ी थी, लेकिन 1991 में वो -1% पर चली गई, मतलब मंदी में। तो हमारे सामान के खरीदारी कमजोर पड़ गए थे। बिल्कुल। इससे हमारा निर्यात और भी प्रभावित हुआ, पैसा आना और मुश्किल हो गया। तो ये तो हुए बाहरी झटके, सोवियत संघ का टूटना, खाड़ी युद्ध, वैश्विक मंदी।
लेकिन क्या हमारे घर के अंदर भी सब ठीक था? राजनीतिक माहौल कैसा था उस वक्त? इन दस्तावेजों में कुछ जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। और वो था चौथा अहम कारण, राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता। जी, नवंबर 1989 से मई 1991 के बीच, मतलब 1.5 साल के अंदर भारत में 3 अलग-अलग गठबंधन सरकारें बनी और 3 प्रधानमंत्री बदले। 1.5 साल में 3 सरकारें? हाँ, इस लगातार उथल-पुथल के कारण जो कड़े आर्थिक फैसले लेने की जरूरत थी, वो लिए ही नहीं जा सके। सरकारें अपनी कुर्सी बचाने में ज्यादा लगी रहीं। और इसका असर निवेशकों पर पड़ा होगा। निश्चित रूप से निवेशकों का भरोसा हिल गया। कौन ऐसे देश में पैसा लगाएगा जहां कल क्या होगा यही पता न हो। सही बात है। तो निवेशकों के भरोसे में कमी, ये 5वां कारण बना। जी। इसका क्या मतलब हुआ जमीन पे? इसका बहुत सीधा और बहुत गंभीर असर हुआ। जब अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने देखा कि भारत का घाटा बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा है नहीं, राजनीति भी अस्थिर है, तो उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जैसे S&P, मूडीज। हाँ, वही। मार्च 1991 तक इन बड़ी एजेंसियों ने भारत की जो लॉन्ग टर्म फॉरेन डेट रेटिंग थी, उसे घटाकर निवेश ग्रेड के सबसे निचले पायदान पर ला दिया। मतलब जंक ग्रेड से बस एक कदम ऊपर। क्रेडिट रेटिंग का घटना, आम भाषा में इसका मतलब क्या है? जैसे किसी का सिविल स्कोर खराब हो जाए। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। देश की साख, उसकी उधार चुकाने की क्षमता पर दुनिया का भरोसा कम हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, खासकर प्राइवेट बैंक से, नया कर्ज मिलना लगभग बंद हो गया। अच्छा। और जो पुराने कम अवधि के कर्ज थे, उन्हें चुकाने का दबाव बढ़ गया। विदेशी बैंक अब पुराने कर्ज को आगे बढ़ाने, जिसे रोल ओवर कहते हैं, उसके लिए तैयार नहीं थे। वो अपना पैसा वापस मांग रहे थे। यानी एक तरफ पैसे की जरूरत ज्यादा थी और दूसरी तरफ उधार के दरवाजे बंद हो रहे थे। क्या मुसीबत थी? और वो जो सरकार के अपने खर्चों की बात हमने पहले की थी, राजकोषीय अनुशासनहीनता, वो भी जारी रही। हाँ, वो तो जैसे एक स्थायी समस्या बन गई थी। वो छठा कारण था। राजकोषीय घाटा लगातार जीडीपी के 8% से ज्यादा बना हुआ था, जो बहुत ही ऊंचा स्तर है। और आयात? हाँ, 80 के दशक में एक और चीज हुई थी। तेल के अलावा जो बाकी सामान का आयात था, नॉन ऑयल इंपोर्ट्स, वो निर्यात की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा। इससे भी व्यापार घाटा और चौड़ा होता गया। तो ये जो इतने सारे घाटे हो रहे थे, व्यापार घाटा, चालू खाता घाटा, सरकार का अपना घाटा, इनको पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था फिर? और कर्ज लेकर। हाँ, और यही है 7वीं और शायद सबसे चिंताजनक बात, बढ़ता विदेशी कर्ज और उसकी बदलती हुई शक्ल। बदलती हुई शक्ल मतलब ये कि अब हम जो कर्ज ले रहे थे वो ज्यादातर महंगे स्रोतों से आ रहा था, जैसे बाहरी वाणिज्यिक उधार ECBs, यानी विदेशी प्राइवेट बैंकों से महंगा कर्ज, या फिर NRI जमा, जिन पर ब्याज ज्यादा देना पड़ता था। और जो सस्ता कर्ज मिलता था पहले, जैसे वर्ल्ड बैंक से, वो कम हो रहा था। देखिए, 1980 में हमें जो मल्टीलैटरल मदद मिलती थी, उसका लगभग 89% रियायती शर्तों पर था, सस्ता था। लेकिन 1990 तक ये घटकर सिर्फ 35% रह गया। तो हम सस्ता लोन छोड़कर महंगा लोन लेने पर मजबूर हो रहे थे। एक तरह से हाँ। कर्ज की औसत लागत बढ़ रही थी और ये कर्ज ज्यादातर सरकार के घाटे को भरने में जा रहा था, न कि किसी उत्पादक काम में। तो कर्ज का बोझ कितना बढ़ गया था? बहुत ज्यादा। 1980-81 में भारत का कुल विदेशी कर्ज था करीब 23.5 बिलियन। 10 साल बाद 1990-91 में यह बढ़कर हो गया 63.40 बिलियन। लगभग तिगुना। जी, और ये बढ़ता कर्ज ही हमें दिवालियापन के कगार पर ले जा रहा था। तो ये सारे कारण मिल गए। सोवियत संघ का टूटना, खाड़ी युद्ध, दुनिया में मंदी, देश में राजनीतिक अस्थिरता, निवेशकों का भरोसा उठना, सरकार की फिजूल खर्ची और ऊपर से ये बढ़ता हुआ महंगा विदेशी कर्ज, इन सब ने मिलकर वो हालात बना दिए कि आखिरकार सोना गिरवी रखना पड़ा। बिल्कुल। अब स्थिति एकदम ढहने की कगार पर थी। जनवरी 1991 में $1.2 बिलियन का भंडार था। जून तक वो भी आधा रह गया। सिर्फ कुछ हफ्तों का आयात कवर बचा था। भारत अपने विदेशी कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट करने से बस कुछ हफ्ते दूर था। डिफॉल्ट मतलब हम दुनिया को कह देते कि हमारे पास पैसे नहीं है चुकाने को। हाँ, और उसके परिणाम बहुत भयानक होते। हमारी साख मिट्टी में मिल जाती। तो फिर सरकार ने क्या किया? IMF के पास गए। जी, तत्काल मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से गुहार लगाई गई।
IMF $2.2 बिलियन का आपातकालीन कर्ज देने को तैयार तो हुआ, लेकिन शर्तें थी। हाँ, उनकी शर्त थी कि भारत गारंटी के तौर पर अपना सोना उनके पास गिरवी रखे, कोलैटरल। और सरकार मान गई? कोई चारा नहीं था। तो आरबीआई ने जुलाई 1991 में 4 से 18 तारीख के बीच किश्तों में कुल 67 टन सोना 67 टन। हाँ, हवाई जहाजों में लाद कर बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड भेजा। तब जाकर वो कर्ज मिला। पहले 600 मिलियन मिले थे। जी, ये सुनना ही कितना अजीब और दुखद लगता है। देश का सोना विदेश भेजना पड़ा। जी, ये एक बहुत ही मुश्किल और शायद कहें तो राष्ट्रीय शर्मिंदगी का क्षण था। लेकिन शायद उस वक्त देश को डिफॉल्ट से बचाने का यही एक रास्ता बचा था। तो इस कदम से, जो बहुत कड़ा था, क्या तात्कालिक संकट टल गया? फिर क्या हुआ? वो सोना वापस आया? हाँ, फौरी तौर पर जो भुगतान का संकट था वो टल गया। भारत डिफॉल्ट होने से बच गया। और अच्छी बात ये रही कि सोने के बदले जो कर्ज लिया था वो उसी साल नवंबर 1991 तक चुका भी दिया गया। अच्छा, सोना वापस आ गया। जी, सोना वापस भारत आ गया। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे बड़ा और दूरगामी असर कुछ और था। वो क्या? इस संकट ने भारत में बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधारों की जमीन तैयार कर दी। ये एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट बन गया। आर्थिक सुधार, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG। हाँ, वही 24 जुलाई 1991 वो ऐतिहासिक तारीख है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इसने दशकों से चली आ रही बंद अर्थव्यवस्था वाली नीतियों को पलट दिया और भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। और इन सुधारों का असर क्या वो महसूस हुआ? असर तो बहुत गहरा और व्यापक था। धीरे धीरे इसे लेकिन हुआ। लाइसेंस राज खत्म हुआ, व्यापार करना आसान हुआ। हाँ, वो लाल फीताशाही कम हुई। बिल्कुल। विदेशी निवेश आया, नई टेक्नोलॉजी आई, पैसा आया, नई नौकरियां बनी, आम लोगों की जिंदगी में भी बदलाव आए। फोन कनेक्शन के लिए सालों का इंतजार खत्म हुआ, बाजार में चीजों की वैरायटी बढ़ी। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। तो भारत की छवि भी बदली दुनिया में? एकदम। वो एक मुश्किल जगह से एक आकर्षक जगह बन गया व्यापार और निवेश के लिए। इसने सचमुच भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए देखा कि कैसे कई बाहरी और अंदरूनी कारणों ने मिलकर 1991 में भारत को एक ऐसे अभूतपूर्व संकट में डाला जहां अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। लेकिन यही गहरा संकट एक बड़े बदलाव का, एक नए युग का कह सकते हैं बीज भी बना। हाँ, और यहाँ जो बात ध्यान देने लायक है वो ये कि हम अक्सर 1991 के सुधारों की चर्चा करते हैं, पर उस संकट की गहराई को कभी-कभी भूल जाते हैं। इन दस्तावेजों से साफ है कि देश सचमुच दिवालिया होने के कगार पर था। सोना गुपचुप विदेश भेजा जा रहा था। ये उस संकट की भयावहता और उन सुधारों की जरूरत को दिखाता है। वो सुधार शायद मजबूरी में शुरू हुए, पर उन्होंने भारत की कहानी बदल दी। बिल्कुल। ये पूरी बातचीत सुनने के बाद और इन स्रोतों को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है। हमने तात्कालिक कारण देखे, संकट देखा, फिर सुधार देखें, लेकिन इतने बड़े संकट और इतने बड़े नीतिगत बदलाव के क्या कुछ ऐसे दीर्घकालिक परिणाम या शायद अनपेक्षित प्रभाव भी रहे होंगे जिन पर आज भी बहस होती है? क्या ये बदलाव सबके लिए एक जैसे फायदेमंद रहें? इस पर सोचना और खोजना शायद आगे दिलचस्प हो सकता है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। सपने